करते हैं कि जो सीनियर पर्सन है वो रहे, वो कल्चर को एकदम बॉटम लेवल तक रखे, और जो भी सक्सेसर बनेगा कल जो उठ के, तो वो वही कल्चर और वही एक्यूमेन लेके ऊपर आए। तो मूविंग ऑन, आज अंकुर भाई, लेट्स टॉक अबाउट कीवर्ड्स। जैसे हमने 2-3 अपने एपिसोड्स में बात की कीवर्ड्स या जार्गन्स पे बात की थी, तो वो क्या है उस पे बात करते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आपको है कि जनरली आपने सुना होगा, कई बार हम बातें करते हैं रिलेटेड टू कीवर्ड्स, तो आपको क्या लगता है कीवर्ड्स क्या है, कैस क्या होता है इन एप्लीकेशन? कीवर्ड्स में थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। कीवर्ड्स में अभिषेक भाई, ये एक्चुअली मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, पर हमारे जो हम ये रिकॉर्डिंग्स आजकल करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो उसी में मेरे को धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ, स्पेशली लास्ट वाले में जब हम सेल्स का एक इंटरव्यू आप रिव्यू कर रहे थे, तो आपने उसमें हाईलाइट किया था कि मोर जार्गन्स मोर कीवर्ड्स। वहां से मेरे को मेरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था कि जार्गन्स, बट जो स्टाइल है राइटिंग का, उसमें इफ यू कैन डिफाइन समथिंग विद वन वर्ड तो वो बेटर ही होता है ट्रांसलेट के लिए। तो मेरे पास में लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, पर मुझे ये एटीएस से रिलेटेड नहीं पता था कि एटीएस में भी उसका कुछ मीनिंग है। राइट। सो जनरली पकड़ेंगे तो यस, आप बहुत सही सोच रहे हैं। हम अपने फ्रेंड्स को ये बताते हैं कि बेसिकली कीवर्ड्स एप्लीकेशन में या सीवी में क्या मायने रखते हैं। कोई भी स्किल सेट हो, कोई भी रोल हो, डेजिग्नेशन हो, उसके जो की इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम कीवर्ड्स के हिसाब से, कोई भी टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट या किसी भी क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल हम फॉर्म्स भरते हैं एप्लीकेशन के लिए, उसमें वो की चीज़ें पूछते हैं कि ये चाहिए मुझे। तो उसी तरह से ये भी होता है, जब हम किसी पे अप्लाई करते हैं किसी रोल के लिए, तो वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछते हैं या फिर कुछ कंटेंट फिल करने को बोलते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड्स या स्पेशलिस्ट स्किल सेट्स, क्या बेस्ट क्वालिटीज है, या कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ कीवर्ड्स है। तो जनरली क्या होता है, एक रेज्यूमे पढ़ने का तरीका है। तो वहाँ पे जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है, तो वो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक टूल एटीएस को पिक करने के लिए, या फिर जैसे नौकरी जैसा टूल है जहाँ पे ढेरों हायरिंग मैनेजर सीवी सर्च कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी पर्टिकुलर की वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे जार्गन्स यूज करते हैं ब्रैकेट्स में, कोट्स में, जिससे उनको फिल्टर आउट करने के लिए इजी हो। जैसे हम रेगुलर लाइफ में भी अगर हमें अमेजोन में कुछ सर्च करना है पर्टिकुलर रिलेटेड टू थिंग, हाउस होल्ड, या फिर आपके कार के लिए समथिंग, कि ये मेरा कार का मॉडल है और ये चीज मुझे चाहिए, तो वो आपको वैसे ही ऑप्शंस पिक करके देगा। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। और वो की वर्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं आपके सीवी में से। फॉर एग्जांपल, परचेजिंग के लिए मैं ढूंढूंगा परचेज, प्रोक्योरमेंट, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट या इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, पर्टिकुलर मटेरियल है तो, या पर्टिकुलर एजुकेशन स्किल सेट चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल में से चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में से चाहिए। तो ये कुछ वेरी बेसिक कीवर्ड्स है, एज अ रिक्रूटर में डालूंगा जब मैं सोर्स करने बैठूंगा वाया डिफरेंट मीडियम्स लाइक नौकरी या फिर एटीएस। तो ये कीवर्ड्स मुझे फिल्टर आउट करके देंगे जो मुझे रेलेवेंट सीवीज चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स को ये एडवाइस या सजेशन मैं दूंगा कि जब आप जेडीज पढ़ते हो तो उसमें भी ये की एलिमेंट्स लिखे होते हैं बिटवीन द सेंटेंसेस, इन अ पैराग्राफ समवेयर, जो उनको रिक्वायरमेंट होता है बहुत की है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि बहुत सारे ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन आर रिव्यू करिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी रिव्यू करिए, ऑनलाइन मिलता है, और उसको आपके पोर्टफोलियो में इंटीग्रेट करें, या जो आप सीख के उसको किसी को एक्सप्लेन करना चाहेंगे उस हिसाब से, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। तो इन स्मॉल वर्ड्स, दीज आर वेरी स्मॉल की वर्ड्स, की एलिमेंट जो आपके सीवी को बेहतर यू नो रिफ्लेक्टिव बना सकते हैं, अप्रोचेबल बना सकते हैं। तो या या
काइंड ऑफ सेल्फ मार्केटिंग, सेल्फ ब्रांडिंग टूल की तरह भी आप इनको ले सकते हो। यस, क्योंकि सारा का सारा जो जैसे एटीएस और डेटाबेस स्ट्रक्चर है लिंक्डइन का और फिर एटीएस का, तो सब में डेटा डेटा फिर उसमें से अगर कुछ पिक करना है, देन दीज आर द डेटा पॉइंट्स जहाँ से पिक किया जाएगा। दीज आर यस, द वेरिएबल्स जिसके थ्रू एटीएस और लिंक्डइन जैसे, नौकरी जैसे बेसिकली डेटा कलेक्टर्स इसको कैटेगराइज करेंगे एंड इट विल हेल्प टू पिक अप। एग्जैक्टली, तो वेरी वेरी राइटली सेड, यस। इसमें मैं जस्ट एक रिमाइंड करा दूं सबको कि एटीएस जो एटीएस एचआर साइट का एक टूल है जो कि सीवीज को या फिर रेज्यूमेस को उठा के लाता है, और लिंक्डइन, नौकरी, ये हमारा डेटा, ये क्या बोलते हैं, कंज्यूमर या फिर जो एप्लीकेंट है उसके साइड का टूल है जहाँ पे हम एक लाइब्रेरी है उसके अंदर अपना डेटा रख देते हैं, और फिर इसके थ्रू ही सबसे पहले सीवी उठ के एप्लीकेंट से एचआर के पास में, रिक्रूटर के पास में पहुंचता है। तो अगर हम जार्गन्स यूज करते हैं और क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स यूज करते हैं, इट्स इजियर कि एग्जैक्टली। ये प्रोसेस अच्छे से हो जाए। तो इसमें फिर डिफरेंट, अभिषेक भाई, इसमें फिर डिफरेंट क्योंकि डिपार्टमेंट है, क्योंकि कोई प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, कोई लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, कोई ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, तो आई थिंक जार्गन्स विल डिफर। यस, तो हर एक रोल के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, फंक्शन के लिए डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल, सप्लाई चेन एक ह्यूज नेटवर्क है, और सप्लाई चेन में आपका सोर्सिंग आता है, जब जो डायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं या इनडायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं, एमआरओ करते हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल सोर्स करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए करते हैं। फिर उसी में सेट वेंडर डेवलपमेंट करना जो मेरे पास है, तो अलग अलग स्किल्स के लिए वेंडर डेवलपमेंट वाला चाहिए, थर्ड पार्टी सप्लायर चाहिए। उस हिसाब से ये वैलिडेशन, नेगोशिएशन स्किल्स के पैरामीटर्स, किस तरह के एलिमेंट्स रिलेटेड टू प्राइसिंग, नेगोशिएशन, इंटरनेशनल अगर प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो उसकी स्किल्स है। तो ये प्रोक्योरमेंट के अंदर या सोर्सिंग के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर आएंगे। फिर उसमें फिर लॉजिस्टिक रिलेटेड आता है, वेयर हाउस रिलेटेड आएगा, स्टोर्स रिलेटेड आएगा। तो ये पूरे सप्लाई चेन में ये सारे स्किल्स के लिए अलग अलग है। सप्लाई चेन वालों के लिए लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस के लिए पर्टिकुलर अलग है। उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉकिंग के जो ईआरपी टूल्स है, स्टोर मैनेजर के लिए करोगे। हाँ, तो मैनेजर के वी लिए आर तो। टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोफाइल्स हियर एज यस, वेल, के सोर्सिंग में अलग जार्गन रहेगा या फिर कीवर्ड रहेगा, और प्रोक्योरमेंट में अलग रहेगा, वेंडर डेवलपमेंट में थोड़ा अलग रहेगा। कुछ लोग कंबाइंड प्रोफाइल करते हैं तो दे हैव टू मेंशन ऑल द कीवर्ड्स इन देयर रेज्यूमे। स्टोर के लिए अलग रहेगा, ऑपरेशंस के लिए अलग रहेगा। सो यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग। और अच्छा, एक चीज बताओ अभिषेक, इसमें मेरे कई बार क्या होता है, जेडी आपको मिलता है, आप अप्लाई करते हो तो, और जेडी में रिक्वायरमेंट भी दे रखी होती है कि दिस इज द रिक्वायरमेंट, तो वहां से भी लोग उठा सकते हैं कीवर्ड, यस। इजंट इट? फॉर एग्जांपल, हम एक पोर्टफोलियो लेते हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में कोई बंदा काम करता है, उसका कुछ 5-6 साल या 8 साल का एक्सपीरियंस है। उसका जो स्किल सेट डेवलप हुआ है, जो उसकी टेक्निकल एबिलिटीज है, कमर्शियल और स्पीकिंग, नेगोशिएशन जो भी है, वो रिलेटेड टू इंफ्रा इंडस्ट्री है। ओके, तो अगर उन्हें पर्टिकुलर टारगेट करना है तो ऐसे इंफ्रा ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें पता होंगे। फॉर एग्जांपल, एल&टी है, हिल्टी है, वेलमोंट है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहाँ से आपको लगता है कि आपका वैल्यू एडिशन, इफ यू आर जंपिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, सिलेक्टिव चॉइस है आपकी इंडस्ट्री में। नो योर मार्केट बेसिकली। नो योर मार्केट बेसिकली। तो यू वांट टू गो ओवर देयर और अप्लाई ओवर देयर, या फिर ऑयल एंड गैस में कोई है तो जिसे रिलायंस जैसी कंपनी में जाना है, या दूसरे सब्सिडरी कंपनीज को टारगेट करना है, या ग्लास इंडस्ट्री है उसका पर्टिकुलर एक वर्टिकल है, ऑटोमोटिव है उसका अलग वर्टिकल है।
तो ये आपको पता है कि आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेवलप हुआ है, तो मोस्ट ऑफ पीपल विल प्रेफर के वो उसी इंडस्ट्री में बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में उनके हिसाब से उनके चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट ऑडियंस में वो हिट करे। तो ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप अप्लाई करते हो, टन्स ऑफ आपने नौकरी जैसे साइट पे अगर अपने सीवी रखा है, तो कई एडवर्टाइजमेंट्स आपको स्क्रीन आप एज अ पर्सन हु इज एन एप्लीकेंट वो भी सर्च कर सकता है कि मुझे ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक चाहिए, फॉर एग्जांपल नौकरी, या फिर लिंक्डइन, या फिर गूगल, इवन गूगल को आप अगर की देते हो तो वो भी आपको अलग अलग साइट्स का बताएगा कि यहाँ पे ऐसी जॉब चल रही है। तो वो आप 10-15 ऐसे रिव्यू करेंगे, तो वहां से पता चलेगा कि एक्चुअली मेरे रिलेटेबल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। कई चीज़ें बहुत कॉमन होंगी, कई चीज़ें जो नई होंगी वो आई होंगी, कई जगह पे एक्सपेक्टेशन थोड़ी अलग है, मैनेजरियल के लिए अलग लिखी होगी, एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग लिखी होगी। ये हम इंडिविजुअली स्टडी करें और उस हिसाब से अपना करें, प्रिपेयर करें, बनाएं। यू कैन यूज एआईज हेल्प टू डिफाइन कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है, कई लोग लिखते हैं कि आई हैव मैनेज्ड दीज मैनी पीपल, तो और उसकी जगह पे मैं अगर ऐसा लिखूं कि आई हैव लेड दीज मैनी पीपल एंड एग्जीक्यूटेड और डेवलप दीज अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट, ये ज्यादा बेटर साउंड करेगा ना कि सिर्फ मैनेज। तो ये एटीएस कुछ एंगल से भी। एटीएस एंगल से भी, तो ये क्योंकि एटीएस इन द एंड रिव्यू कोर कर रहे हैं, ऑब्वियसली एटीएस खुद खुद भी जज परसेंटेज वाइज पैरामीटर के हिसाब से करता होगा, प्रोवाइडेड उसको वैसे क्वेश्चन सेट दिए होंगे कि ये इस बेसिस पे तुम्हें कैंडिडेट्स को इनिशियल फिल्टर करना है, फिर मेरे जैसा या कोई दूसरा ऐसा टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटर बैठा होगा, वो स्क्रीन करता होगा सीवीज को, एंड दे जस्ट बिकॉज उसने जेडी पढ़ा है, जो हायरिंग मैनेजर है उनके कांटेक्ट में है, तो दे नो पर्सनल कंटेक्स्ट क्या है और रिक्वायरमेंट कंटेक्स्ट क्या है। उस बेसिस पे एक रिक्रूटर या टैलेंट एक्विजिशन रिव्यू करता है, और जनरली 60, 80, 90% के स्केल में, या उनको थोड़ा भी डाउट लगता है कि ये सूटेबल है, दे विल डेफिनेटली रीच आउट टू दैट पर्सन। सो या इस हिसाब से जैसे कोई रहता भी है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रहता है, हाँ। जैसे एटीएस भी और वो नौकरी भी, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ही हैं। यस। इसमें है कि ये रैंकिंग बेस्ड रहते हैं और बेस्ट मैचिंग अगर ये कर पाएँ तो दैट्स व्हाट दे टारगेट। जैसे यूट्यूब वर्सेस अगर आप नेटफ्लिक्स देखो, तो नेटफ्लिक्स हो सकता है आपको स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़े और यूट्यूब खोलते ही आपको कम स्क्रॉल करना पड़े बिकॉज़ तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैचिंग योर एक्सपेक्टेशन। तो मेरे ख्याल से जो एटीएस भी जो डेवलप करेगी कंपनी एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो दे मेरे ख्याल से दे विल पिक इट फ्रॉम जेडी। जो आप बट जेडी डालोगे, जो आप रिक्वायरमेंट डालोगे, फ्रॉम दैट दे नो कि मार्केट में अब क्या लेना है। इफ यू हैव सेंट देम अ मार्केटिंग रिक्वायरमेंट 5 years, तो एंड इंडस्ट्री, तो मेरे को लगता है कि एटीएस जो एल्गोरिदम है, इट ऑलरेडी हैज ऑल द रैंकिंग्स के दिस वर्ड हैज दिस मच रैंकिंग अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट मेरे को आई है एचआर की तरफ से, अब ये रैंकिंग है, and then they will start matching and then they will give it to you, or best ATS will give you the best match जो आपको चाहिए। तो मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट, इसमें जेडी भी, जेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेडी इज इम्पोर्टेंट, लाइक इट्स द फर्स्ट, एक एक तरह से पहला रिफ्लेक्शन है, लाइक मैच मेकिंग कह सकते हैं स्टिमुलस वर्सेस रिएक्शन, तो हम। ये स्टिमुलस है जिस ये जिधर से स्टिमुलस है, तो स्टार्ट। टू इंस्टिगेट, टू गिव सर्टन स्पार्क, थोड़ा स्पार्क देना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो भी कैची होता है, वो भी इतना डिटेल्ड नहीं होता है, शॉर्ट होता है, पॉइंटर्स वाइज होता है, तो ये कैच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही एक तरह से एक रेज्यूमे का बेस भी बन सकता है। हम ऐसा प्रमोट नहीं करना चाहेंगे कि हर कोई बंदा अलग अलग जेडीज पिक कर और पूरा का पूरा कंटेंट उठा के उसमें छाप दे, क्योंकि कई बार फ्लैट फेस पे भी लोग गिरते हैं, एंड आई हैव मेट सच इंडिविजुअल्स जहाँ पे नाउ आई यू गेट नो व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, हाँ। सो बिकॉज तुम मैच तो हो जाओगे बट जब इंटरव्यू में आओगे देन यू यू प्रॉब्ली डोंट मैच एक्चुअली। एक्चुअली
मैं है, आप है, हम रेगुलर डे इन डे आउट वर्क में कई बार अपनी स्किल्स पे जो हमने लिखा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में, वो रीड आउट नहीं करते हैं। हम पढ़ते बहुत कम हैं, हम्म। बिकॉज हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम देख रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं, उसी को अडेप्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बट रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अपना खुद का भी सीवी अगर पढ़ेंगे, पता है कि कहाँ पे मिस्टेक्स की है, क्या मैं करता हूँ ये, आस्किंग, लाइक समटाइम्स जस्ट थिंकिंग ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो वो हमने सोचा है, हाँ ये मैं बताऊंगा, मॉकिंग द इंटरव्यू, कि हाँ ऐसा होता है। और फेलिंग इन मल्टीपल इंटरव्यूज एंड टेकिंग कंटेंट आउट ऑफ, कई बार इंटरव्यू से एग्जिट होने के बाद भी लोग उसका प्रिपरेशन नहीं करते। उसके बाद कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि फीडबैक नहीं मिलता है, तो हम क्या ही करें, चेस करते हैं, आता नहीं है। कई जगह पे फीडबैक मिल जाता है, पर कई लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते कि ओके मुझे ये मिला, चलो खत्म हो अधिकतर गई। तो बहुत ज्यादा मैं उसका परसेंटेज में खुद को भी बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ इट, कई लोगों को फीडबैक नहीं मिलता, या फिर जनरेटिव फीडबैक मिलता है कि यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड और समथिंग लाइक दैट। बट लाइक आई वुड रिक्वेस्ट कि हम ऐसे इस ट्रेंड को चेंज करें, एक सब्जेक्टिव फीडबैक हाँ, कलेक्ट यस यस करें। यस, और बिकॉज हाँ, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इट्स काइंड ऑफ टेलिंग हाउ टू गेम एटीएस। यस, तो उस हाँ, हिसाब से। बट इट तो यार, मैं जब गल्फ से मैं वापस आया था, तो ऑयल एंड गैस में मेरे को दोबारा से कॉल आने शुरू हुए थे। और उसमें अभिषेक भाई, मैं इंटरव्यू क्रैक कर लिया। और उसमें क्या होता है कि इंटरव्यू, कुछ बड़ी कंपनी होती है, दे ऑलवेज इनवाइट 5 and 6 पीपल, दे ऑलवेज इनवाइट मोर पीपल। तो उसमें मैं और एक और बंदा था, हु वाज द अदर गाय हु वर इन द रेस। और इंटरव्यू क्योंकि बहुत अच्छा हुआ था, तो आई वाज थिंकिंग कि मेरा हो जाएगा। बट टर्न्ड आउट कि जो गल्फ एक्सपीरियंस था, ही हैड मोर एक्सपीरियंस देन मी। एंड आई वाज इन अ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, ही वाज इन अ क्लाइंट कंपनी। एंड जिस कंपनी में मैंने अप्लाई किया था, तो इट वाज अ क्लाइंट कंपनी, जिस जो इंटरव्यू ले रही थी अभी इंडिया में, लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी। तो दे पिक्ड हिम इवन दो आई हैड ग्रेट इंटरव्यू। और मुझे शुरू से आखिर तक, क्योंकि मैं टेंडरिंग में इन्वॉल्व रहता था, तो आई नो टेक्निकल वेरी वेल ऑयल एंड गैस का। बट स्टिल दे पिक द पर्सन विद बेटर फिट। तो इट इट मीन्स कि ही वाज मोर फिटिंग टू द रोल, भले मैं। सो अल्टीमेटली, इवन दो इफ यू क्रैक इट, एटीएस से भी आप आ गए इंटरव्यू, बट देन इंटरव्यू विल स्टिल बी द बिगेस्ट थिंग। यस, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट इसमें कई बार चॉइसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई मैनेजर है, वो इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उन्हें नहीं पता होगा इंडिविजुअली, बट वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है। बट जब आप इंटरव्यू में बात करते हो, तो एक जनरल फीलिंग आ जाती है कि बंदा कितना बात कर रहा है, कितनी बार आई कांटेक्ट कर रहा है, हंस रहा है, नंबर ऑफ एक्सप्लेन कर। वर्ड्स पर मैं कह रहा था कि नंबर ऑफ वर्ड्स से पता चलता है कि बहुत सारे मार्कर्स हैं। वी राइट, कैन गेज हु इज राइट। एक्सट्रोवर्ट, मतलब पता चल जाता है। हाँ, सो ये इंडिकेटर्स है, अब पता चलता है। तो कई बार ये चॉइसेस भी रहते हैं कि कोई बंदा इतना काबिल निकल आता है, तो उन्हें लगता है कि आई इंडिविजुअली मैं उसे इतना हैंडल नहीं कर पाऊंगा या मैनेज नहीं कर पाऊंगा, या फिर वो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो इतने क्वेश्चंस का आंसर कौन करे, क्यूरियस बंदा है। तो ये कुछ रीजंस भी होते हैं ना सिलेक्ट करने के या बेटर फिट होने के भी बाद। और कई बार बजट रहता है, कई बार लोकेशन रहता है कि हाँ ये नियरेस्ट टू द जॉब है, तो ये आ जाएगा। रीजन फॉर जॉब चेंज उसका ज्यादा स्ट्रोंगर लगता है कंसिडरिंग अदर पर्सन्स। तो ये कुछ चीजें हैं, अवेलेबिलिटी, लाइक कोई 90 डेज में आने वाला है, कोई 30 डेज में आने वाला है, तो वो कुछ प्रायोरिटीज रहती हैं ये सारी। और वो एक साथ जब एक पॉजिटिव इंडिकेटर दे देती है, तो वो बंदे को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो या दोज थिंग्स या आर देयर। या आई अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हो। कि मैंने एक अपनी स्टोरी में मैं एक फैक्टर सोच रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी, बट देयर आर सो मेनी रीजंस। यस, बट यस।
मेरा एस्टिमेशन इसमें इसलिए था बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आई एम नॉट डिफेंडिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग वन थिंग बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड यू कैन गेट रिजेक्टेड फॉर स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग। सो देर यस। इज नो, उसमें कोई जरूरी भी नहीं है ज्यादा। बट इन दिस पर्टिकुलर केस दिस वाज माय सेकंड एप्लीकेशन टू सेम कंपनी। I was working there before and I know the culture, and it's like going home. हम्म। तो इस केस में आई नो कल्चर, आई नो व्हाट दे वांट एंड आई नो देयर, बिकॉज जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम हुआ था आई हैव सीन द होल पैकेज जो टैलेंट एक्विजिशन साइकिल है। तो उसमें दे हैव टू मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन एंड आई हैव सीन इट ऑल दैट फाइल, कि मेरे अलावा ग्यारह और बंदे थे उस केस में। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उस कंपनी में था तो ये आई नो द प्रोसीजर एंड दे हैव वेरी डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड। तो एंड तो उस कि इस वजह से सिर्फ आई हैव दिस गेस, अदरवाइज आई अंडरस्टैंड के ऑन स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग रिजेक्शन तो इट्स, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अगर आपको बंदा चाहिए और आपके पास नहीं है देन यू विल कॉम्प्रोमाइज, बट यस। अगर आपका पास ऑप्शंस हैं देन यू कैन बी लाइक दिस, देन यू कैन, या देन सो एक मैनेजर कैन। जनरल मेथोडोलॉजी के हिसाब से पिक करते हैं कि हर एक जो जॉब बनी है स्पेसिफिक टू इंडिया जैसे कंट्री के लिए 1:10 जैसा रेशियो रहता है। तो 10 बंदे डेफिनेटली होंगे एक एक रोल के लिए, तब जाके 3-4 सिलेक्ट होंगे, उसमें से सेकेंड थर्ड लेवल और फिर एक एक बैकअप और एक फाइनल सिलेक्शन। एंड अगर फाइनल सिलेक्शन बैकआउट हो जाता है तो सेकेंड थर्ड ऑप्शन पे जाता है। सो ये एक साइकिल है और ये रहने वाला है, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, इसमें कुछ ये नहीं है, नथिंग टू गेट डिसहार्टन, बट या। और तो इसमें जैसे अगर सेल्स है तो आप क्या बोलते हो कि what are the jargons? Just for example, we can elaborate on this if viewers and audience they comment on this and they give us के उनको ऐसा राइट। चाहिए, then we can do it. Uh, तो सेल्स के लिए सेल्स काफ़ी वाइडर रोल है। ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी डायनामिक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज चाहिए होती है सेल्स के लिए, क्योंकि वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, फेस वैल्यू और फिर रेवेन्यू जनरेशन सारा लाना। तो सेल्स में भी काफ़ी कुछ है, टेक्निकल सेल्स है, कोर सेल्स है, कमर्शियल सेल्स है, टेंडरिंग जैसे आपने कहा। फिर आ जाएगा आपका प्रॉपर बिजनेस डेवलपमेंट जहाँ पे कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट लेवल होता है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट। फिर उसी में से निकल आएगा मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी आजकल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, फिर ब्रांडिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और फिर रहता है टेली मार्केटिंग या आजकल सोशल cold मीडिया calling. मार्केटिंग, ये सारे भी चीज़ें हैं। सो टू आर बिट डिफरेंट, कई जगह पे वी आर प्लेइंग मल्टीपल हैट्स, और एक ही रोल में मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट सब करते हैं। अ, कई बार सीवी में आपको सब कुछ दिखेगा कि मैं सेल्स भी कर रहा हूँ, मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। सो सेल्स के लिए प्राइमरीली ये है कि जिनको कमर्शियली पता है एरिया, जैसे कि जिस लोकेशन में या जिस ज्योग्राफी में वो सेल कर रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर्स, उसका बिजनेस, उसका पेनिट्रेशन, एग्जिट, और जनरेटिंग और मैनेजिंग दोस की कॉन्टैक्ट्स, की रिलेशंस, अगर वो सारी चीज़ें आती हैं तो ये सेल्स में कवर हो जाता है। अगर पर टेक्निकली आएगा। इसमें सॉरी। जार्गन और कीवर्ड कैसे, जैसे अगर मैं टिपिकल बिजनेस डेवलपमेंट पर्सनल लेता हूँ यस। तो उसमें जार्गन और कीवर्ड कैसे रहेगा? तो फॉर एग्जांपल सेल्स में सेल्स रहेगा, सेल्स, टेक्निकल सेल्स, कमर्शियल अगर है तो। अदरवाइज इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो इफ दे आर फ्रॉम अ प्रोडक्ट कंपनी तो सेल्स फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट, जिस जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं या जो उनका है, वॉल्यूम्स कितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेशन किया हुआ है, और किस लोकेशन में, किस एरिया जोग्राफीज में उन्होंने बेचा बेचा हुआ है प्रोडक्ट। वो जब
प्रॉपर मार्केटिंग में जाएंगे तो मार्केटिंग उसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग या डोमेस्टिक मार्केटिंग है वो, की रिलेशनशिप या की अकाउंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग अगर उनको आता है तो, ब्रांडिंग, ये सारी कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चलती है तो वो आता है। तो ये कुछ जनरिक कीवर्ड्स है जो हम सेल्स रिलेटेड रोल के लिए डालेंगे। एजुकेशन से भी उसको हाईलाइट किया जा सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो एंड देन यू आर एन एमबीए, तो आपको टेक्निकल और कमर्शियल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों आती है। कई बार सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं या साइंस ग्रेड्स हैं जो सेल्स में गए हुए हैं, वो ज़्यादातर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कमर्शियल्स में ज़्यादा चलते हैं, तो ये डिफरेंस है उसमें। तो या इस हिसाब से रहेगा। इसमें थोड़ा-सा मेरे को डिफरेंस बताएँगे कि जैसे जो टेक्निकल वाला है उसका और आपने अभी जो बोला कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको थोड़ा टू मेक मी अंडरस्टैंड, मेक व्यूअर अंडरस्टैंड। सॉरी सॉरी, आई थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, क्या बोल रहे थे आप? जैसे अभी टेक्निकल और आपने नॉन टेक्निकल में बोला, जैसे टेक्निकल आप बीटेक या प्लस एमबीए हैं, तो उसमें आप बोले डिफरेंट, एंड देन जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं दे विल हैव इन इन रिलेशनशिप, तो इसमें आई डिड नॉट गेट इट, मतलब ये तो फॉर एग्जांपल फार्मक ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार एम फार्म किए हुए हैं, बी फार्म किए हुए हैं, या फिर बीएससी पर्टिकुलर बायोलॉजी, जूलॉजी अलग अलग है, या पर्टिकुलर जो फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स में वो चाहिए होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब फार्मा सेल्स उसमें क्या बेचता है। फॉर एग्जांपल कोई इंटरमीडिएट बेच रहा होगा, कोई केमिकल बेच रहा होगा, कोई हैजार्डियस केमिकल बेच रहा होगा, कोई नॉन हैजार्डियस केमिकल बेच रहा होगा, कोई वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स बेच रहा होगा। तो ये कुछ केमिकल रिलेटेड या इंडस्ट्री रिलेटेड है। फिर जैसे टेक्निकल आ गया, तो टेक्निकल सेल्स में जो इंजीनियरिंग या एमबीए के साथ में है, वहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बेच रहा हूँ विच आर होम सॉल्यूशन, लाइक फॉर एग्जांपल एसी, फ्रिज, फैन वगैरह वगैरह। देन कुछ वुडन या फर्नीचर ग्रेड आइटम्स है तो वो बेचता है, तो उसका अलग आएगा। और फिर कोई हार्ड कोर टेक्निकल मतलब मैकेनिकल आइटम्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स बेचता है, जो इंडस्ट्रियल यूज में आता है, हैवी इंजीनियरिंग, जैसे कि जेसीबी हो गया या बॉयलर जैसी चीजें हो गई, शीट मेटल कंपोनेंट्स हो गए, वेल्डेड पार्ट्स हो गए, ऑटोमोटिव का फिर ऑटोमोटिव गियर्स आते हैं, मोटर्स आते हैं, तो ये सारी चीजें आएंगी। तो वो टेक्निकल सेल्स साइड में जाएगा रिलेटेड टू इंडस्ट्री। तो टेक्निकल सेल्स उसमें जाएगा। नो नो डाउट अबाउट इट के फार्मा वालों को भी अलग अलग प्रोडक्ट का है, बट प्रॉपर एम फार्म बी फार्म के लिए अलग थोड़ी स्किल्स बनती है, और वहीं इंजीनियरिंग वालों की थोड़ी अलग स्किल्स बनती है। सेल्स दोनों कर रहे हैं, बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेल्स कर रहे टेक्निकल अलग-अलग है दोनों का स्टैक। हैं, स्टैक आईटी अलग है। में बड़ा अच्छा यूज होता है, आईटी इज वेरी गुड इन दिस टू हम्म। जनरलाइज लार्ज डिफरेंसेस, तो दे यूज द टर्म टेक स्टैक। हम्म। एक का टेक स्टैक केमिकल इंडस्ट्री है, दूसरे का टेक स्टैक ना मैकेनिकल इंडस्ट्री, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन हो सकती है उसके पीछे, एक के पीछे बीटेक हो सकती है, दूसरे के पीछे बी फार्मा हो सकता यस। है। ओके, एंड अबाउट प्रोक्योरमेंट, जैसे प्रोक्योरमेंट भी अब वेरी लार्ज स्केल बात, मतलब इट्स वेरी बिग अम्ब्रेला। हम्म। सो प्रोक्योरमेंट कम्स अंडर द होल सप्लाई चेन, सप्लाई चेन के अंदर आता है प्रोक्योरमेंट। फिर उसका आ जाएगा आपका सोर्सिंग और सप्लाई चेन, मतलब लॉजिस्टिक्स, ये अब वेयर चेंज हुआ हाउसिंग। है वैसे, ये हाँ। अब चेंज हुआ है। जब जब मैं प्रोक्योरमेंट में था इट वाज स्टार्ट टू फिनिश, सो मतलब रेस होने से लेके एंड रिक्वायरमेंट तक रेस से लेके टिल मटेरियल इज मैन पावर इज इनसाइड गेट योर रिस्पांसिबिलिटी एंड पेमेंट। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। सो वो पहले इनिशियली बहुत छोटा बास्केट रहता था जहाँ पे दो तीन लोग में वो कवर हो जाता था, बट नाउ द पीपल बास्केट हैव इंक्रीज्ड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई सिर्फ सोर्सिंग देख रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन देख रहा है, कोई वेंडर ऑनबोर्ड करना है, सप्लायर ऑनबोर्ड करना है वो देख रहा है परचेज के अंदर, कोई लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इनको टर्म्स देख रहा है, कोई पूरा माई प्रोक्योर। माई इसमें एक एक मेरा इसमें पीछे एक आइडिया है कि ऐसा क्यों है, हाँ। बिकॉज इट्स इजियर टू गिव स्मॉल बाइट
of work and then find people for it. मतलब Yes. अगर आप सिर्फ एक छोटा एक काम करते हो इधर से इधर करने का, then it's easier to find your replacement. एंड अगर आप पूरा वो टेक्निकल आप स्टैक पूरा देख रहे हो शुरू से आखिर तक पूरा देख रहे हो, एंड टू फाइंड योर रिप्लेसमेंट इज अ बिट हार्ड. ये मेरा एक लॉजिकल इसमें नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फॉर अ कंट्री लाइक अस वेयर फॉर लेबर इज ईच एम्पल. लेबर इज एम्पल, स्किल्स आर एम्पल, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी वो स्मॉल पीसीस में करना पड़ता है टू मैनेज दैट स्ट्रेंथ। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि एक हायरार्की में तीन चार बंदे नहीं हैं, तो वो टॉप टू बॉटम अप्रोच या बॉटम टू टॉप अप्रोच, कोई जा रहा है तो उसका ऊपर आएगा, उसके ऊपर कोई आएगा, तो वो मैनेज करने के लिए भी है हायरार्की सिस्टम। कई बार इंडिविजुअल या डिपेंडेंसी पे क्या होता है कि सडनली कोई चला गया तो एक वैक्यूम बन जाता है, फिर उसको यस रीफिल करना यस और वैसे ही एक्सपेक्टेशन रखना, जो मेरा डेस्क खाली हुआ वैसे ही सिमिलर एक्सपेक्टेशन करना फ्रॉम एन एक्सटर्नल रिसोर्स, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, वो चैलेंजिंग है। इसीलिए कल्चर और यस मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी बेंच मैनेज करते हैं कि जो सीनियर पर्सन है वो रहे, वो कल्चर को एकदम बॉटम लेवल तक रखे, और जो भी सक्सेसर बनेगा कल जो उठ के, तो वो वही कल्चर और वही एक्यूमेन लेके ऊपर आएगा। सो इसी ये भी एक रीजन है। वी कैन अभिषेक भाई, वी कैन टॉक अबाउट जार्गन्स फुल डे मेरे ख्याल से, तो यस। क्योंकि जार्गन्स एंड कीवर्ड्स इट्स सच अ थिंग कि एक आप इसको जनरल लेवल पे भी देख सकते हो और समझ सकते हो, और फिर यू कैन बी स्पेसिफिक पर्सन टू पर्सन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. तो मे यस। बी आई विल रिक्वेस्ट अवर व्यूअर्स एंड listeners to tell us in comments कि if they want us to make more content on that. हैप्पी टू हैव सच क्वेश्चंस एंड वी कैन हेल्प वहाँ पे जहाँ पे कोई भी नॉलेज शेयरिंग सही चाहिए। सो यस, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, It's थैंक यू अंकुर भाई।